बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन उड़ा दिए थे, उड़ाए तो नहीं थे, खत्म किए थे, है ना। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को तो नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज आगे चलेंगे तो बहुत सारी क्लास 11th में जैसे आपका इंट्रोडक्शन होगा हाइड्रोकार्बन से, तो आपको ये जो बेसिक्स जो आपके बन रहे हैं इस कार्बन चैप्टर से, हालांकि वो बहुत डिटेल है बट जो बेस है जो यहीं से तैयार होना है वो आप लोगों का बना हुआ है, राइट। सो आज हम लोग आगे चलने वाले हैं, वहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन यानी कि सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, और उसमें से भी दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो आप लोगों को लेने हैं वो कौन कौन से हैं, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, उसमें भी आपके पास कौन कौन से आने हैं बेटा, एक तो आ रहा है आपका इथेनॉल और दूसरा हमारे पास कौन सा आएगा, इथेनोइक एसिड, ठीक है। अब ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप लोगों के पास जो इथेनॉल होता है कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, अल्कोहल के अंदर आता है, और जो इथेनोइक आता है वो किसके अंदर आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आएगा। ये हम लोग सारा डिटेल IUPAC में देख चुके हैं। यहाँ पे तो हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें देखनी। इथेनॉल की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा समझिए जो घरों में दारू रखी रहती है, नहीं भी रखी रहती होगी मान के चल लो, जो अधिकतर दुकानों में रखी रहती है, तो वो नॉर्मल केस में किस फॉर्म में होती है बेटा, लिक्विड फॉर्म में होती है। तो इथेनॉल रूम टेम्परेचर पर किस स्टेट में पाई जाती है, तो इथेनॉल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देखो बेटा इथेनॉल का जो कमर्शियल प्रोडक्शन होता है, अगर मैं उसकी बात करूंगा तो ये जो ड्रिंकिंग वगैरह के लिए सप्लाई होती है वो अल्कोहल की दो कार्बन की फॉर्म इथेनॉल है, लेकिन अल्कोहल की दूसरी फॉर्म मिथेनॉल भी हुआ करती, राइट। पर मिथेनॉल को हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते। मिथेनॉल टॉक्सिक, पॉइजनस, आप कुछ भी बोल सकते हो बेटा इस चीज को। अब यहाँ पर होता क्या है, पहले मैं इस चीज को समझाऊंगा कि इथेनॉल पीने से क्या होता है और मिथेनॉल पीने से क्या होता है। ये सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे, बट उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारे पास अल्कोहल कहाँ कहाँ पर यूज आता है। क्योंकि अल्कोहल बहुत अच्छे से सॉल्युबल होता है, वाटर में भी सॉल्युबल हो जाता है, और इसके अलावा आपके पास आयोडीन के साथ जब सॉल्यूशन बनता है अल्कोहल का, तो आपको पता होना चाहिए, उसको हम लोग टिंचर ऑफ आयोडीन भी बोलते हैं, जो कि एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, और अगर आपके चोट लग जाती है तो लिक्विड वो चोट के ऊपर डालकर जल्दी से चोट भरने का काम करती है। इसके अलावा फ्यूल की तरह भी हम लोग इसको यूज कर रहे हैं आजकल। कुछ हायर कंट्रीज में, एडवांस कंट्रीज में अल्कोहल को यूज किया जाता है, पूरा प्योर अल्कोहल नहीं, एज अ जो हम लोग एडिशन में डालते हैं उसमें अल्कोहल डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं, क्योंकि अगर अल्कोहल बर्न होता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट निकल के आएंगे, अल्कोहल एक हाइड्रोकार्बन है, तो जो प्रोडक्ट निकलेगा बाय प्रोडक्ट वो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ना निकलकर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O निकलेगा, जो कि एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करेगा। तो इसलिए जो कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो शिफ्ट कर रही हैं अपने जो ऑयल प्रोडक्शन है या फिर ऑयल जो यूज़ कर रही हैं उसमें वो किसका यूज़ कर रही हैं, अल्कोहल का भी यूज़ कर रही हैं। तो अल्कोहल का यूज़ करने से क्या होगा, जो बाय प्रोडक्ट है वो हमारे पास किस फॉर्म में निकलेंगे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिसकी वजह से जो आपका वेस्ट है वो इतना एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास बोल रखा है कि इथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर, और वही है इथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर, तो भैया कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल ऑल्दो इट इज वाइडली कंडम्ड, मतलब मना किया जाता है, मत पियो, दारू लड़ाई कराती है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें कराती है, लेकिन फिर भी एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करे जाने वाली चीज़ है। हर चीज़ की अगर लिमिट से बाहर कोई चीज़ करेंगे तो गलती होती है, तो कोशिश करिए आप लोग भी अल्कोहल ना लें, है ना, मेरी तरह बनिए। अब तक तो नहीं पी, आगे का पता नहीं, है ना। तो कुल मिला के ये है 25-26 तक जब भी रहो तो तब तक तो कंट्रोल करो, और उसके बाद ही बेटा अगर आप ओकेजनली लेते भी हैं तो उस चीज़ को इतना मत हावी हो लीजिए कि वो इविल बन जाए आपके लिए, है ना। तो यहाँ पर देखो NCERT एक लाइन बिल्कुल देती है, इवन दो दिस प्रैक्टिस इज कंडेम्ड इट इज अ सोशल वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा लिया जाता है। However, intake of even a small quantity of pure alcohol called absolute alcohol, pure alcohol यानी कि मिथेनॉल जिसकी हम लोग बात करेंगे, प्योर अल्कोहल या एब्सोल्यूट अल्कोहल वो लीथल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ये हम लोग देखेंगे। इसके अलावा अल्कोहल पीने से कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके अलावा मेजर जो अटैक अल्कोहल करता है वो किस बॉडी ऑर्गन करेगा बेटा, तो याद रखना लीवर को,
और लीवर से जो बीमारी होती है उसे हम लोग कहते हैं लीवर सिरोसिस। ठीक है, इथेनॉल से जो लीवर पे बीमारी होती है वो हमारे पास लीवर सिरोसिस, स्पेलिंग चेक कर लेना सिरोसिस की, है ना। इसके अलावा आपके पास जो फैटी लीवर होते हैं, है ना, वो भी अल्कोहल की वजह से पाए जा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही एक रीजन है, पर ये एक मेजर रीजन है। ठीक है, तो किसी का अगर केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाए कि भैया ये ऐसा है, उसका लीवर खराब पाया गया, तो डॉक्टर ने बोला कि एब्सोल्यूट चीज मत लो। अब वो एब्सोल्यूट किसकी बात कर रहा, तो आप बता देना। अल्कोहल की बात कर रहा था, मिथेनॉल की नहीं, इथेनॉल की। मिथेनॉल तो पी ही नहीं सकते बेटा। ठीक है, अब क्यों नहीं पी सकते, आइए देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं इथेनॉल को पीकर होता क्या है ना, फिर देखेंगे मिथेनॉल को पी क्यों नहीं सकते। ठीक है, उससे पहले आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल के साथ करा रखा है। पहला करा रखा है सोडियम के साथ, तो कोई बड़ी चीज तो है नहीं बेटा। सोडियम के साथ जब भी आप, अब देखो इथेनॉल आपको पता है C2H5OH होता है, तो इथेनॉल सोडियम के साथ जब रिएक्ट करेगा CH3CH2OH, तो बेटा हमारे पास ये देगा CH3COONA प्लस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन को बैलेंस अगर आप करेंगे, ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड में क्या आ रहा है कि सोडियम, ध्यान सुनिएगा इस चीज को बेटा, अभी आगे यूज भी होगा ये, कि सोडियम जब भी अल्कोहल के साथ रिएक्ट हो रहा है तो हमारे पास क्या इवॉल्व हो रहा है, ये सॉल्ट ही तो है, सोडियम सॉल्ट ही तो है, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इसको, क्योंकि इथेनॉइक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप का ही मेंबर। और रिलीज कौन सी गैस हो रही है बेटा इसमें, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी इक्वेशन आप लोगों के पास कहती है कि अगर आप इथेनॉल की रिएक्शन कराते हैं C2H5OH, इसको मैं अब C2H5OH लिख सकता हूँ, इतना तो समझ आपको आइडिया होगा मैं, है ना। इसकी बेटा अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4, याद रहे इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर भी स्पेसिफिक होता है 443 केल्विन पर। तो बेटा इस रिएक्शन में क्या होता है, देखो हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 इस रिएक्शन में से या फिर इस रिएजेंट में से आपका H2O को बाहर निकाल के फेंक देता है। क्या निकाल के फेंक देता है इसमें से, H2O। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास 2H, एक H इसका जाता है और इससे OH चला जाता है। इससे क्या चला जाता है बेटा, OH, और एक H इसका चला जाएगा, H2O बाहर आ गया भाई, OH इसका गया और एक H इसका गया। अब कार्बन के पास बचे CH2CH2। अगर ये CH2CH2 है तो भैया अब हमारे पास कार्बन के पास अगर एक एक बॉन्ड लगाओगे तो काम बात नहीं बन पाएगी। CH2CH2 को तो आप ऐसे लिख दोगे, तो यहाँ पर आप अगर एक बॉन्ड लगाते हो तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे पास कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जब आपको अगर सेटिस्फाई करना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। निकला क्या रिएक्शन में, पानी बाहर निकल गया। अब देखिए इसका मतलब आप ये कह सकते हैं अल्कोहल व्हेन रिएक्ट विद concentrated H2SO4 then alkenes are formed। सिंपल सी बात है। तो ये काम आएगा आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। अगर आपसे कोई कह दे कि भैया आपको प्रोपीन बनाना है तो आप क्या ले लोगे, प्रोपेनॉल ले लेना बस। यहाँ पर जैसे हमने इथीन बनाया तो इथेनॉल ले लिया, तो कोई अगर प्रोपीन बनाना है तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं, C3H7OH। इसको आप जब आप करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 से at 443 केल्विन तो आपके पास ये कंपाउंड आ जाएगा प्लस H2O बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब क्योंकि इस रिएक्शन में टेम्परेचर ध्यान रखना, हीट करा है इसका मतलब, ठीक है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना होता है 373, उससे भी 60-70 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, देखिए 170 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम लोगों ने काम कराया है। केल्विन का वो कन्वर्ट करना आना चाहिए, -273 कर देना इसमें। ठीक है, अब क्योंकि इस रिएक्शन में से H2O क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, क्योंकि इस रिएक्शन में से H2O निकल रहा है ना यहाँ से, तो यहाँ पर ये किसकी तरह काम कर रहा है, एजेंट की तरह। और H2O निकाल दिया बिल्कुल, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट। भाई पानी का निकलना बॉडी से डिहाइड्रेशन होता है, तो रिएक्शन में से भी अगर H2O निकल के तो बेटा वो किसकी तरह काम करेगा, डिहाइड्रेशन की तरह।
तो यहाँ पर जो H2SO4 है यहाँ पे किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, इट फंक्शंस एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लियर है, ठीक है। अब आ जाइए बात करते हैं इस इथेनॉल के बारे में। बेटा अगर मैं इथेनॉल के बारे में बात करता हूं तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ये कैसे काम करता है, पहले आप इसको सुन लीजिए। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हमारा इथेनॉल होता है इसको पहले तो CNS तक पहुंचाया जाता है। कहां तक पहुंचाया जाता है, हमारी नर्व सेल्स वगैरह वगैरह की वजह से CNS होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पहले अल्कोहल जाएगा, जैसे आपकी रगों में अल्कोहल जाता है पहले CNS ले जाना चाहेगा। अब CNS के पास जैसे पहुंच जाता है तो आपकी बॉडी में डिजीनेस हो जाती है, मतलब एक हल्का हल्का सा सुरूर आना शुरू हो जाता है। और वो जो सुरूर आता है वो इतना अच्छा लगता है आप लोगों को कि आप बैठ जाते हो, लेकिन बैठते बैठते आप लोगों के अब एक्शन धीमे पड़ने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो CNS था अब इस पे अफेक्ट कर रहा था और अब धीरे धीरे वो इस CNS को क्या करना शुरू करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करना शुरू करता है। यानी कि अब आप बैठ जाओगे टेबल के ऊपर या फिर कुर्सी में, आपको खुद नहीं पता पड़ेगा कि आपको बैठना कहाँ है। ज़्यादा हो गई हो तो ज़मीन पे ही पड़े रह सकते हो, है ना, वो डिपेंड करता है कितनी लिमिट में आप लोगों ने ली है। अच्छा, जब CNS डिप्रेस किया फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक टाइम पे तो ऐसा रहेगा आप ही इस दुनिया के राजा हो, आपको वेल बीइंग की फीलिंग आएगी और इस स्टेज को हम लोग कहते हैं यूफोरिया। क्या कहते हैं बेटा, यूफोरिया। तो एक्चुअल में अगर कोई पूछे कि भाई ये लेते ही क्यों है, तो यहाँ पर एक आपके पास आया कि CNS जब डिप्रेस होता है तो हमारे पास एक फीलिंग ऑफ वेल बीइंग आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूफोरिया। तो ये फीलिंग इंसान को बार बार चाहिए होती है, उसे लगना चाहिए कि हाँ भाई मैं ही इस दुनिया का राजा हूँ, मैं इस दुनिया का पापा हूँ, है ना। तो वो जो फीलिंग है उस फीलिंग को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इथेनॉल का सेवन करना पड़ता है। अब ये इथेनॉल CNS में जाएगा धीरे धीरे, अब देखो डिप्रेस हो गया, फिर जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपके नर्वस सिस्टम सेंसरी सिग्नल्स तक पहुंचना, मतलब डिप्रेस ही हो रखा है ना CNS, तो अब सिग्नल पहुंचना ही बंद हो जाते हैं। क्या करना है क्या कुछ नहीं, अब तुम जो काम करते हो धुंधले धुंधले यादों से करते हो, किसी के भी थप्पड़ मार सकते हो, कोई भी गाली बक सकते हो, किसी के साथ कुछ भी हरकत कर सकते हो, फिर अगले दिन आकर जब आपका नशा खुलेगा फिर आपको थोड़ा थोड़ा याद रहेगा। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन होती है दारू पीने के बाद जिसे हम लोग बोल देते हैं ब्लैक आउट, है ना, सुना होगा दोस्तों से कि भाई मैं तो ब्लैक आउट हो गया कभी। अभी तो नहीं सुना होगा, अभी 10वीं में तो ऐसे दोस्त नहीं बनते, है ना, कॉलेज में बनते हैं ऐसे, भाई मैं तो ब्लैक आउट हो गया। ब्लैक आउट मतलब CNS इतना डिप्रेस हो गया कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी खत्म ही हो गई थी, आपको खुद नहीं पता आपने क्या किया कैसे किया। ठीक है, फिर कई बार क्या होता है ज़्यादा चढ़ जाती है, ज़्यादा पी लेते हैं, पार्टी हो गई अच्छी वाली दोस्तों की, है ना, बोतल अच्छी आई, तो बोतल अच्छी आई तो अगले दिन तक जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं हैंगओवर, इसे बोलते हैं हैंगओवर। तो हैंगओवर जो है अगले दिन तक नहीं उतरता, सोने के बाद भी, है ना। फिर सर सोने के बाद नशा क्यों कटता है, बेटा कटता नहीं है वो एक्चुअल में आप ऐसे फील में होते हो, फिर वो बाकी तो निकलेगा ही ना बॉडी से बाहर, बॉडी से बाहर तो निकलेगा ही, तो धीरे धीरे जब उसका इफेक्ट खत्म होगा तो आपकी बॉडी वापस से अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाती है। तो इसलिए ये एक इविल है, मत करो इसे प्रैक्टिस, है ना। अब आपको लग रहा होगा कि सर इतनी अच्छी अच्छी बातें बतानी जरूरी है, क्योंकि इस स्टेज में हम लोग गलतियां करते हैं, है ना। इसको छुपाकर कुछ नहीं होगा, पर इसको बताकर और तुम्हें समझाकर ये बड़ी चीज़ है कि आप लोग क्या ना करें, किस स्टेज तक ना पहुंचे। वैसे तो 10th क्लास में कोई स्टेज तक पहुंचना ही नहीं चाहिए अभी, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक तो बिल्कुल ना पहुंचे, ये होना नहीं चाहिए, और ये आपको कभी भी कोशिश करने की लेना ही नहीं है। इसकी जरूरत आप अपने सब्जेक्ट से प्यार करो, घर वालों से प्यार करो। अब बाकी जो तुम सोच रहे हो वही ठीक ही है, उम्र है, लेकिन बहुत ज़्यादा मत करना, है ना। इसको जब मैं रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा आपको वहाँ पे क्या दिक्कतें हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा प्यार कर दिया किसी को तो। खैर वापस आ जाते हैं कि इथेनॉल का फंक्शन समझ में आ गया कैसे काम करता है। अब अगला हम लोग बात करते हैं मीथेनॉल की। किसकी बात करते हैं बेटा, मीथेनॉल की। अब देखो मीथेनॉल क्या करता है काम। इथेनॉल किसको अफेक्ट कर रहा था बेटा, CNS को अफेक्ट कर रहा था। मीथेनॉल क्या करता है, आप लोगों के पास अटैक, अब आपको पता ही है अल्कोहल का मेन अब जो जाएगा वो लीवर पे जाएगा इफेक्ट तो मीथेनॉल आपके पास जाता है लीवर में, और ये अल्कोहल से सीधा कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड, यानी कि मीथेनॉल से क्या बन जाएगा लीवर में जाकर ये मीथेनल, है ना, अल्कोहल मीथेनॉल है,
एल्डिहाइड तो मिथेनॉल है, एल्डिहाइड ग्रुप Al था ना लास्ट में, आईयूपीएच तो करा दी थी। तो ये बेटा मिथेनॉल से किस में कन्वर्ट हो जाता है आपके पास, मिथेनॉल से। किसमें कन्वर्ट, किसकी मदद से, लीवर में कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स आपको जानने की अभी जरूरत नहीं है। तो जब ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, अब यहाँ पर ये बन जाता है पॉइजनस। व्हाई? एक्चुअल में जो एल्डिहाइड है हमारी बॉडी में जो प्रोटोप्लाज्म होता है, पता है ना प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। तो जो प्रोटोप्लाज्म किसके पास होता है, न्यूक्लियस के आसपास का जोन जो होता है हमारे पास प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो जो आपके पास पूरा प्रोटोप्लाज्म आया, यानी कि साइटोप्लाज्म का फ्लूइड और न्यूक्लियस का बाहर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, न्यूक्लियोप्लाज्म भी इंक्लूडेड है इसमें, याद रखना। तो पता है ना ये बात, ये न्यूक्लियस मान के चल लो, तो न्यूक्लियस की भी एक मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। उसके बाहर का ये मेम्ब्रेन होता है, इसको हम लोग साइटोप्लाज्म, जो ये फ्लूइड रहता है इसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इसको अगर आप मिला देते हैं तो आप इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना प्रोटोप्लाज्म। अब होता क्या है, ये मिथेनॉल आपके पास जाता है, आपका नॉट ओनली साइटोप्लाज्म, पूरे प्रोटोप्लाज्म को कोएगुलेट कर देता है। अब कोएगुलेट करने के बाद आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर आप लोगों के पास साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहीं पड़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया यहीं है, गोल्जी बॉडी यहीं है, बहुत सारी चीजें ऑर्गेनेल्स। अब जब ये कोएगुलेट हो जाएगा तो ऐसे समझो जैसे अंडा होता है, अंडे के अंदर यहाँ पर योक होता है ना, और जो एल्बुमिन प्रोटीन होता है उसका अगर आप बॉईल करोगे तो कोएगुलेट हो जाता है, बिल्कुल कुछ कर तो नहीं पाएगा, हिल तो नहीं पाएगा इधर। अगर वो फ्लूइड तो आपको आवाज आती है, तो बिल्कुल कोएगुलेट करता है और बाकी सारे फंक्शन क्या हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं, और इसकी वजह से आपका डेथ भी हो सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि एब्सोल्यूट अल्कोहल जो होती है बिल्कुल पॉइजनस होती है, उसको ड्रिंक करना बहुत ही बेकार है, ठीक है। दूसरा, कम मात्रा में अगर आप लेंगे तो ऑप्टिक नर्व को डैमेज करना शुरू कर देता है। क्यों करता है ऑप्टिक नर्व को डैमेज, इसको जान लेते हैं। एक्चुअल में आपके आंखों में एक पिगमेंट है रेटिनल, क्या है, रेटिनल, जो कि एक एल्डिहाइड का पिगमेंट है, और जहां इसे एल्डिहाइड मिल गया, यहाँ तो अपना काम करना शुरू कर ही देगा ये, तो जाके उसको अफेक्ट कर देता है और आपको क्या कर देता है, ब्लाइंड कर देता है। तो यहाँ पर भी आपकी एनसीईआरटी दिखती है, ब्लाइंडनेस कॉज करता है, मैंने पूरा रीजन बता दिया क्यों करता है, ठीक है बेटा। तो अब कमर्शियली तो इथेनॉल ही बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। अब अगर इथेनॉल इतना ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है तो बेटा फिर तो मिसयूज होगा ही होगा। तो बेटा इंडस्ट्रीज इसका मिसयूज ना करें, इसके लिए, या कोई भी और इसका मिसयूज ना करे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो कमर्शियल यूज अल्कोहल है ना उसमें कुछ मिलावट कर देते हैं, या तो उसको मिथेनॉल बना देते हैं, या फिर और भी कुछ चीज कर देते हैं जिसकी वजह से जो आपका इथेनॉल है या फिर अल्कोहल है, जब आप इसको कन्वर्ट करते हो इस तरीके से, व्हेन मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, ये आपके पास अनफिट हो जाता है, यानी कि आप इसको अब ड्रिंक नहीं कर सकते। तो अल्कोहल व्हेन मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। देखो प्रोटीन को भी तो डीनेचुर बोलते हैं, जब प्रोटीन टूट जाता है, एग का प्रोटीन वगैरह टूट जाता है उसमें, वो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो गई है ना। ऐसे यहाँ पे अल्कोहल जब उसको अनफिट कर देते हैं कंजम्पशन के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। हालांकि और भी तरीके होते हैं, कुछ हम लोग डाइज वगैरह भी मिला देते हैं, क्यों, ताकि हमारे पास जो किसी भी सब्सटेंस है उसको आइडेंटिफाई करने की, एक पर्टिकुलर डाई एक किसी अल्कोहल के साथ स्पेसिफिक कलर दिखाती है, तो अगर हमें कोई कंपोनेंट आइडेंटिफाई करना होगा, ये हम लोग पढ़ेंगे, है ना। मैंने आपको कुछ कॉमन नेम लिखवाए थे ना, फिनॉल, टोलुइन, ये सारे लिखवाए थे। तो बेटा फिनॉल की कई सारे रिएक्शन है जिसमें हम लोग कलर से उसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये भी तो हमारे पास है, तो अल्कोहल की कैटेगरी का ही है ना, ये फिनॉल होता है। OH अगर बेंजीन पे लग जाता है तो फिनॉल होता है। तो कलर आइडेंटिफाई वगैरह करने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट है शुगर केन, जो आपके पास है वो केमिकल एनर्जी को, लाइट एनर्जी यहाँ पे लिख रखा है, मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी, है ना। जो शुगर केन होते हैं एक्चुअली होता क्या है, मोलासेस आपने सुना होगा। मोलासेस क्या होता है, जब आप फर्मेंटेशन की मदद से आप किसी चीज को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हो, ये काम शुगर केन कर देते हैं।
इसके अलावा ईस्ट यूज किए जाते हैं बहुत ज़्यादा। फर्मेंटेशन में सबसे ज़्यादा यूज कौन करे जाते हैं? ईस्ट करे जाते हैं। अब आप एक चीज़ याद रखना बेटा, आप लोगों ने अगर बॉटल पे ध्यान दिया होगा तो वो 20%, 25% को 4% डिस्टिलेशन लिखा रहता है, राइट? और उसी की मदद से कितना फर्मेंटेशन हुआ है वो अल्कोहल उतना ही अच्छा रहता है, राइट? तो जो आपके पास मेन फर्मेंटेशन अगर नेचुरल की बात करते हैं तो एक फंजाई होती है, उसका नाम क्या है? ईस्ट। ईस्ट इज अ फंजाई, ठीक है? तो ये जो ईस्ट होता है बेटा, अगर मैं इसकी बात करूंगा, ईस्ट एक फंजाई है, ठीक है? और ये जो ईस्ट है जो कि आपके पास किस में मदद करता है? देखो आपको मैंने बताया था एनारोबिक रेस्पिरेशन वाला केस में जब हमारे पास अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, इथेनॉइक एसिड और है ना, और इथेनॉल जो हमारे पास लैक्टिक एसिड बनता था वहां पर, तो ठीक है वो एसिड है और अल्कोहल ही बनता था। तो एक्चुअली में फर्मेंटेशन से, ईस्ट की फर्मेंटेशन से ही अल्कोहल बनाया जाता है। ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना? दूसरा, जो नेचुरल अल्कोहल है वो केवल और केवल 12% तक ही प्योर किया जा सकता है। जो नेचुरल अल्कोहल है वो केवल 12% तक ही प्योर किया जा सकता है। बाकी जो एक्स्ट्रा प्योर होता है 20%, 25% जो आप देखते हो, इसका मतलब है वो बाय इंडस्ट्रियल मेथड करा गया है, नेचुरल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसका रीजन क्या है कि 12% से ज्यादा पहुंचते ही फर्मेंटेशन, जब वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो वहां पर ईस्ट जो है अपने आप को पॉइजन करके इसकी खुद की डेथ हो जाती है। ईस्ट पॉइजन इटसेल्फ टू डेथ। तो कोई भी नेचुरल अल्कोहल है उसका कंटेंट कितना हो सकता है? मैक्सिमम 12%। लेकिन हम लोग देखते हैं 20%, 25% वो सब कैसे करा जाता है? विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन, ठीक है? ये कहानी समझ में आ जाती है। तो ये कहानी आपके पास रहती है अल्कोहल की। इसके अलावा अल्कोहल में यहाँ पर है, तो अल्कोहल जो पानी रिमूव कर दे इसलिए उसे हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। इथेनॉल से पानी हटा दिया, ये सब चीजें हमने। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड। अगर हम लोग इथेनॉइक एसिड की बात करेंगे तो आप लोगों को जब मैंने एसिड बेसिस चैप्टर कराया था तो आपको एक HCl का और एक आपको मैंने एसिटिक एसिड का लिटमस पेपर पर टेस्ट करके दिखाया था। एसिटिक एसिड का काफी लाइट रेड आया था, उसका बहुत डीप रेड आया था HCl का, राइट? सो यहाँ पर हमारे पास यही pH बोलने को बोल रहा है, तो लिटमस पेपर पे हमारे पास टेस्ट करने के लिए बोल रहा है, तो आपको यही इथेनॉइक एसिड, जिसको हम लोग कॉमनली क्या नाम देते हैं? एसिटिक एसिड, ठीक है? देखो मैंने आप लोगों को कॉमन नेम करा दिए थे ना, आइसो, नियो, टर्ट, सेक, है ना, ठीक है? तो इथेनॉइक एसिड को हम लोग एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो इथेनॉइक एसिड का कॉमन नेम क्या है बेटा आपके पास? एसिटिक एसिड। अब ये जो एसिटिक एसिड होता है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो जो विनेगर है इसमें 5 से 8% एसिटिक एसिड और वाटर मिला देते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विनेगर, जो कि बहुत ज्यादा हाईली अमाउंट में अचार को सड़ने से बचाता है, ठीक है? तो देखो एनसीईआरटी लिख रखा है 5 to 8% solution of acidic acid in water is called vinegar and it is widely used as a preservative in pickle, ठीक है? नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनॉइक एसिड। ये कितना होगा? 290 केल्विन। देखो बेटा जो एनसीईआरटी में डेटा है वो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, है ना? तो ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब होता क्या है, जो प्योर इथेनॉइक एसिड है ये जाड़ों में जम जाता है। क्यों जम जाता है? क्योंकि भैया मेल्टिंग बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट काफी कम है। देखो ना ध्यान से, 290 केल्विन का मतलब है 17 डिग्री सेल्सियस। वो तो दिल्ली में पहुंच जाता है, अभी उससे कम ही होगा, है ना? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जल्दी जम जाता है, इसलिए इसका नाम भी वो ग्लेशियल एसिडिक स्ट्रेंथ या ग्लेशियल एसिड भी दिख रखा होगा। हाँ, दिस गिव्स राइज टू इट्स नेम ग्लेशियल एसिडिक एसिड, क्योंकि ग्लेशियर की तरह होता है। ग्लेशियर में क्या होता है? जो ग्लेशियर है आपके वो जम जाते हैं ना, जमे रहते हैं, तो ठंडों में ये भी जम जाता है, तो इसलिए इसका नाम कह दिया ग्लेशियल एसिडिक एसिड, ठीक है? ये कहानी समझ में आ गई। अब जितने भी आप लोगों के पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखो अगर हम लोग नेचुरल एसिड की बात करेंगे तो नेचुरल एसिड तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेचुरल एसिड जैसे कि मिनरल एसिड की बात अगर मैं कर रहा हूँ, ये भी है तो नेचुरल, पर मैं मिनरल एसिड की बात कर रहा हूँ तो मिनरल एसिड तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन नेचर होते हैं। लेकिन ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड या ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, दे आर जनरली वीक इन नेचर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, है ना? तो इनकी अगर हम लोग बात करेंगे वीक एसिड होते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है कि इथेनॉइक एसिड की कुछ रिएक्शंस हैं जिसको आपको ध्यान में देना है। तो इसने कहा एक में आप एसिड ले लेना, एक में अल्कोहल ले लेना, टेस्ट ट्यूब में 4.8 एक्टिविटी जो है उसके उसको सूंघ के देखो। सूंघ के देखोगे तो आपको एक बहुत ही बढ़िया सी स्मेल आएगी, है ना? फ्रूटी स्मेल बोलते हैं उसको। तो
यहाँ पर क्या होता है आइए एक बार करके देखते हैं, ठीक है। इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन में दे रखी है, तो आइए देखते हैं। देखो CH3COOH, ये मेरे पास क्या है, इथेनॉइक एसिड। इसको जब मैं इथेनॉल के साथ रिएक्शन करूंगा C2H5OH, तो यहाँ पर हमारे पास ये एक नए कंपाउंड को राइज दे देगा। देखो मैंने जब आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप लिखवाए थे तो NCERT से एक ज्यादा लिखवाया था जिसमें था एस्टर। एस्टर ग्रुप जो था मैंने आपको लिखवाया था बेटा, और उसका लिखवाया था RCOOR, है ना। मैंने कहा था ये एक्स्ट्रा नहीं है, एक्चुअल में NCERT में है। मैं उतना डेटा तो मजबूरी में कराना ही पड़ेगा ना, जो NCERT में वो एक्चुअल में यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो कंपाउंड है बच्चे पहली बार देखते हैं और घबरा जाते हैं और इसको गलत पढ़ लेते हैं। पहली बार देखो NCERT ने कैसे लिख रखा है, CH3COOC2H5, ये दे रखा है NCERT, मतलब CH2CH3 ऐसे दे रखा है, ठीक है। ये कंपाउंड दे रखा है, राइट। पहले तो NCERT की बात को समझ लो बेटा, ये जो दो बॉन्ड नहीं बना रखे, डबल एरो ऐसे दिखा रखे हैं NCERT ने, अगर आप ध्यान से देखो। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लग रहे हैं, हाँ लग रहे हैं, लेकिन वो है नहीं। ये एक्चुअली बताना चाह रहा है कि यहाँ पे पैरेलली दो O अरेंज है। NCERT आपको बताना चाह रही है कि यहाँ पर पैरेलली दो O अरेंज है, यानी कि इस कंपाउंड को अगर मैं खोल के देखूंगा तो मेरे पास कंपाउंड कुछ ऐसा है, CH3C+O CH2CH3। देखो RCOOR, अब R डैश भी हो सकता था भाई, अगर कार्बन के नंबर डिफरेंट हो जाते तो मैं R डैश लिख देता, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये RCOOR ग्रुप जो होता है, ये ग्रुप आपके पास एस्टर ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप, RCOOR, याद है मैंने आपको लिखवाया था COOR ग्रुप, नॉट RCOOR, लिख भी सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एस्टर ग्रुप होता है, और इस एस्टर ग्रुप की पहचान होती है कि ये आप लोगों को एक फ्रूटी सी स्मेल देता है, बहुत अच्छी स्मेल इसकी आती है, और इसी वजह से इस स्मेल को काफी जगह पर पॉलिश इंडस्ट्री, परफ्यूम इंडस्ट्री में हाईली यूज किया जाता है। ये स्मेल बहुत अच्छी होती है। विनेगर लाइक होती है क्या बेटा, विनेगर लाइक नहीं, विनेगर की तो गंदी होती है। गंदी तो खैर क्या मतलब चढ़ जाती है ना, इसकी तो बहुत अच्छी। परफ्यूम की खुशबू कैसे होती है, पड़ा होगा मेरा परफ्यूम, सुन के देख ना बेटा। नेल पॉलिश की काफ़ी अच्छी स्मेल से आती है, हालांकि नेल पॉलिश में कीटोन कंपाउंड्स भी यूज़ करे जाते हैं, एसीटोन वगैरह भी यूज़ करे जाते हैं, लेकिन इसकी जो स्मेल है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, वो किसकी वजह से आती है, एस्टर कंपाउंड की वजह से आती है। और ये NCERT में दिया हुआ है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, एक ही बात है वो, ठीक है। तो कंफ्यूज मत जाना कि सर ये एस्टर बोल रहा है और आपने दो O पढ़ाया था। एक्चुअल में NCERT का रिप्रेजेंटेशन वो बच्चों के समझ में नहीं आता है। एस्टर ग्रुप में दो O होते हैं, ये एक्चुअल में इससे दो O को ही रिप्रेजेंट करना चाहता है। अब हम लोग आगे चल सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास एक कमर्शियल प्रॉपर्टी, आपको यहाँ पर कमर्शियल कह रहा हूँ, आपको केमिकल रिएक्शन आपको दिख गई क्या, कि हमारे पास जब भी एसिड कौन सा है, इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड, बात एक ही है, ठीक है। देखो इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड, अगर आपको ये याद ना हो तो मैं याद दिला दूं, HCOOH, इसको मिथेनॉइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, मिथेनॉइक IUPAC हो गया, फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम हो गया। ऐसे इथेनॉइक एसिड इसका IUPAC हो गया, एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो कंपाउंड है, ये रिएक्शन हमारे पास क्या देता है, एस्टर देता है। क्लियर है। एस्टर की स्मेल कैसी होती है, फ्रूटी स्मेल होती है, फ्लेवरिंग एजेंट्स में यूज करा जाता है ना। अब यहाँ पर आप लोगों के पास ये बोला जाता है कि अगर आप एस्टर को NaOH के साथ रिएक्शन कराते हो, किसके साथ रिएक्शन कराते हो, इस एस्टर की NaOH के साथ, तो बेटा NaOH जो कि एक अच्छा खासा बेस है, NaOH इस रिएक्शन को वापस ला देता है इसमें। तो कैसे आएगा, देखो ये जो CH3COO है, ये नेगेटिव और CH ये पॉजिटिव बन जाता है, वो ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होता है। तो ये ऐसे एक्चुअल टूटेगा तो ऐसे टूटेगा, CH3C+O नेगेटिव, ये ऐसे टूटेगा, और ये CH3CH2 पॉजिटिव, ये कार्बोकैटायन उनके टूटता जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये ऐसे टूटता है, और Na टूटता है ऐसे, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। अब इसका जो पॉजिटिव है किसके पास जाएगा, इसके नेगेटिव के साथ, और इसका जो नेगेटिव है किसके जाएगा, इसके पॉजिटिव के साथ। जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास क्या बनेगा, CH3COONA, इसको एक साथ डबल बाइनरी लिख सकते हो, एक ही बात है, प्लस CH3CH2OH, CH3CH2OH। तो बेटा ये जो आपके पास ग्रुप आया,
ये कौन सा ग्रुप आ गया आप लोगों के पास? ये वाला जो आपके पास ग्रुप आया, ये आपके पास एल्कोहल वापस आ गया। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, बस Na की जगह पर H लगा दो, CH3COOH। बेसिकली ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी तो सिखाया था तुम लोगों को 2 मिनट पहले, बताया था ना सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन। तो यहाँ पर ही वही है कि अगर आप एस्टर की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको वो चीज वापस मिल जाएगी। कौन सी? एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। इसे आप क्या बोलेंगे? सोडियम सॉल्ट ऑफ, इसका बेटा इथेनॉइक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड, और ये आपका इथेनॉल वापस आ। अब ये जो रिएक्शन है जहां पर आपका एस्टर को NaOH के साथ कन्वर्ट करा के बैक ये कराया जाता है, इसी रिएक्शन, ये बैक हो गया ना, सारी चीजें बैक आ गई हमारे पास, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का बैक आ गया। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो रिएक्शन है, जो सोडियम के लॉन्ग चेन है, इनको हम लोग सोप की प्रिपरेशंस में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं? सोप को बनाने में मदद करते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन होता है। कौन सी होती है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन? जब आप एस्टर को NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं और आपके पास वापस से क्या मिल जाता है? आपका एल्कोहल और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पास सैपोनिफिकेशन रिएक्शन करा दी गई है। क्लियर है? यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? हाँ, मेरे को आप एक बात बताइए कि आपके पास अगर मैं एसिड दे देता हूँ, इथेनॉइक एसिड, सिंपल सी बात है, CH3COOH, ये तो इथेनॉइक एसिड है, ये एसिड हो गया। अब NCERT कहती है भाई इसे NaOH के साथ रिएक्शन करा। ये मेरे को करना ही क्यों है? इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग तो मेरे को लगाना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन किसकी है? क्लास 10th के सेकंड चैप्टर, एक एसिड और बेस की रिएक्शन। और एसिड और बेस हमारे पास क्या रहता है बेटा? आंसर आ गया मेरे पास आप लोगों की तरफ से, CH3COOH। ये तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट प्लस, समझ में आ गया ना? यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो CH3COOH। अब नेक्स्ट रिएक्शन हमसे कहता है हाउ डज इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये भी हम लोग कर चुके हैं। एसिड का कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या था? सॉल्ट H2O और CO2, सॉल्ट H2O और CO2। ठीक है, ये चीजें थी। तो यहाँ पर हम लोग करके देख लेते हैं एक बार, किस किस के साथ कर लेते हैं एक बार, कार्बोनेट्स के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो कर लो बेटा, CH3COOH कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? CH3 सॉल्ट H2O और CO2। सेम यही कहानी आएगी जब आप इसको NaHCO3 के साथ करेंगे बेटा, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। कोई मुश्किल तो है नहीं, ये सब तो हम लोग चैप्टर सेकंड में पढ़ चुके हैं ना कि भाई हमारे पास एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। याद है ये रिएक्शन हम लोगों ने करी, मोमबत्ती तुरंत बुझ गई है ना, जिसमें CO2 गैस इवॉल्व हुई थी। ओके, एसिड था, सब कुछ था, कर लिया था हम लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को इक्वेशन बैलेंस करना है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई होगी रिएक्शन। ठीक है ना, यहाँ पर 2 करके यहाँ पर 2 कर देना, और कोई रिएक्शन में ज़्यादा दिक्कतें हैं नहीं। ठीक है, ये बता रखी है तुम लोगों को बैलेंस करना। तो ये रिएक्शन थी आपके पास किसकी? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट की किसके साथ? एसिड के साथ। क्या देता है हमारे पास? सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये देता है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास सोप्स एंड डिटर्जेंट्स है। ठीक है, और गैस कौन सी प्रोड्यूस हुई? CO2, ये हम लोग कर चुके हैं, है ना, एक्टिविटीज हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट है हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई सा भी एक रिएक्शन उठा लेना जो हमने करी अब तक, अल्कोहल की, कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये उठा लेना कि भाई ये इसके साथ ऐसे देता है पर अल्कोहल नहीं देता। ठीक है, कि भाई हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास H2 और CO2 निकलती है, लेकिन अल्कोहल के साथ ऐसी कोई रिएक्शन हमें दिखाई नहीं देती। तो हम लोग ऐसे केमिकली कोई भी एक टेस्ट लिखना है, केमिकली कोई भी एक टेस्ट लिखना है जिसकी वजह से आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, अल्कोहल का भी कोई भी टेस्ट लिख सकते हो आप, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके पास वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऐसे एजेंट्स जो आपके पास रिएक्शन में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं या फिर वहां से हाइड्रोजन को हटाते हैं, वो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। इसके एग्जांपल मैं आपको कई बार लिखा चुका हूँ, K2Cr2O7,
KMnO4 ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है। इवन हैलोजन से बेटा हाइड्रोजन को हटाकर खुद देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको याद H को हटाकर खुद आ गए थे, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी तो एक ऑक्सीडेशन का मेथड है, तो हैलोजन सी इसमें काम आ जाता है। इसके अलावा मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें ये वाले जो होते हैं ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और जो पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PYRI लिखी देता हूँ, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, देखो ऐसे समझो, किसी भी रिएक्शन को आपको सपोज करो A से B तक लेके जाना है, अब आपसे कहता है रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन तक रोक दो, तो आप लोग अगर स्ट्रॉन्ग का यूज करेंगे ना तो वो रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंच जाती है, तो ऐसे केस में तो हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन कभी नहीं मिल पाएगा, तो ऐसे केस में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि थोड़ी बड़ी क्लास में यानी कि 11th में, ठीक है, एक क्लास बड़ी में, तो बस याद रख लेना जब हम 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको वीक और स्ट्रॉन्ग के काम अलग अलग पता पड़ जाएंगे। लेकिन अभी तो क्वेश्चन ने सिर्फ इतना ही पूछा था व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अपना आंसर क्या है, ऐसे सब्सटेंस जो ऐड करते हैं किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन हटाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उनके एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से, इसे क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट करा चुका है, तो पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो यही रखते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स और NCERT क्वेश्चन, अगली क्लास में सब खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।